हेलो एमएससी नर्सिंग प्रीवियस स्टूडेंट्स। आज हम एक क्लास डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप। सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप देखने के पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट अस सी द कंटेंट टू बी कवर्ड इन दिस क्लास। बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे हम। बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम देखेंगे पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, सैम्पलिंग क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग, एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। वी विल डिस्कस इन डिटेल। लेट अस सी वन बाय वन स्लाइड। पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज पॉपुलेशन और यूनिवर्स। पॉपुलेशन का मतलब होता है इट रेफर टू द ग्रुप ऑफ पीपल, आइटम्स और यूनिट अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्लूडेड एवरी इंडिविजुअल्स। पॉपुलेशन तो बहुत वास्ट लेवल पे होती है, लेकिन उसमें से हमको सैंपल निकालना रहता है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि अगर आप मार्केट में कुछ अनाज लेने गए, चावल देखने गए, तो आप चावल का पूरा बोरा देखते हैं या मुट्ठी भर करके थोड़ा चावल हम देख लेते हैं। एक मुट्ठी भर चावल देख करके हमको समझ में आ जाता है कि पूरे बोरे में गेहूँ या चावल किस तरह से भरे हुए हैं। हम पूरा बोरा नहीं देखते फॉर एग्जांपल। और यदि आप चावल पका रहे हैं और अगर आपको ये देखना है कि चावल पक गए हैं या नहीं पके, तो आप उसमें से एक या दो चावल निकाल के चेक कर लेते हो कि ये चावल पक चुके हैं या कच्चे हैं। हम पूरी तपेली या पूरा बर्तन के चावल तो नहीं है, एक बाय एक चेक करते हैं। तो ये पॉपुलेशन का मतलब है कि बड़े वास्ट लेवल पे होता है, और सैंपल का मतलब होता है कि उसमें से थोड़ा सा लेके वो हम देखते हैं। तो क्या है, इट रेफर टू द ग्रुप ऑफ द पीपल, आइटम और यूनिट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्लूडेड एवरी इंडिविजुअल। सैंपल क्या है, अ कलेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ ए पार्ट, अ सबसेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन विच इज सिलेक्टेड फॉर द पर्पस या रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन। वही बताया जैसे पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल एमएससी नर्सिंग प्रीवियस स्टूडेंट का अगर हम पॉपुलेशन लेते हैं तो ऑल ओवर देखा जाए तो यूनिवर्स देखा जाए तो सारे ग्लोबल लेवल पे एमएससी नर्सिंग प्रीवियस के बच्चे हैं। लेकिन अगर हम टारगेट पॉपुलेशन की बात करें तो टारगेट पॉपुलेशन को हमको एमएससी नर्सिंग में भी हमको टारगेट पॉपुलेशन लेना है, प्रीवियस लेना है, और प्रीवियस में से भी हमको कितने सैंपल लेना है, इस तरह से हमको डिवाइड करना है। द सैंपल इज ए कलेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ ए पार्ट, अ सबसेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन विच इज सिलेक्टेड फॉर द पर्पस या रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग क्या है, ये एक टाइप की प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं। फॉर दिस पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट्स। सो दीज आर सर्टन टर्मिनोलॉजी, आपको इसको ऐसे ही याद करना है। अब जैसे मैंने बताया था पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन एंड सैंपल। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन एमएससी नर्सिंग प्रीवियस स्टूडेंट है। अब प्रीवियस स्टूडेंट से भी मुझे टारगेट पॉपुलेशन सपोज करो ओबीजी की लेना है या मेडिकल सर्जिकल की लेना है, ठीक है, और उस मेडिकल ओबीजी की पॉपुलेशन ले करके, टारगेट पॉपुलेशन ले करके उसमें से भी मुझे सिलेक्ट करना है अलग से, दैट इज कॉल्ड सैंपल। तो पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन एंड द सैंपल, पहले होल लेवल पे पॉपुलेशन, उसके बाद में टारगेट पॉपुलेशन, देन लास्ट इज द सैंपल। अब हमको सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, नीड ऑफ द सैम्पलिंग। नीड ऑफ द सैम्पलिंग की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ती है कि लार्ज पॉपुलेशन कैन बी कन्वीनियंटली कवर्ड। सपोज करो कि हम बहुत बड़े लेवल पे हम चावल खरीदने जा रहे हैं, तो हम हर बोरे को तो चेक नहीं करेंगे, लेकिन हम एक मुट्ठी भर के थोड़ा सा लेके, क्योंकि हमको लार्ज पॉपुलेशन है, उस लार्ज पॉपुलेशन में हमको थोड़ा लेना है कि लार्ज पॉपुलेशन कैन बी कन्वीनियंटली कवर्ड। क्योंकि अगर मुट्ठी भर हम चावल देख रहे हैं तो पूरे बोरे भर चावल कवर हो जाता है उसके अंदर। तो कहने का मतलब है कि नीड ऑफ द सैम्पलिंग, लार्ज पॉपुलेशन कन्वीनियंटली कवर्ड, देन टाइम, मनी एंड एनर्जी इज सेव्ड। अगर हम हर बोरे का एक चावल देखने जाएंगे क्या, ऐसा नहीं करेंगे। तो एक बोरे का मुट्ठी भर चावल हम चेक कर लेंगे तो हमको पूरा समझ में आ जाएगा कि पूरे बोरे के चावल कैसे हैं। तो हमारा टाइम, मनी और एनर्जी सेव हो जाएगी। हेल्पफुल व्हेन यूनिट्स ऑफ एरिया आर होमोजीनस, जब वो उसमें भी हेल्पफुल करता है कि जो चावल हम लेने जा रहे हैं वो सारे के सारे एक जैसे होमोजीनस है या नहीं। तो हेल्पफुल व्हेन यूनिट्स ऑफ एरिया आर होमोजीनस, और
नेक्स्ट क्या है, यूज्ड व्हेन परसेंट एक्यूरेसी इज नॉट एक्वायर्ड, जब प्रॉपर परसेंटेज और एक्यूरेसी हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यूज्ड व्हेन द डाटा इज अनलिमिटेड, जब अनलिमिटेड डाटा हमको कलेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है तो यूज्ड व्हेन द डाटा इज अनलिमिटेड। नाउ एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के क्या एडवांटेज है? अगर हमने सैम्पलिंग कर लिया है तो हमारे बहुत सारे एडवांटेज हो जाएंगे, हमको बहुत सारे फ़ायदे। इकोनॉमिकल, रिड्यूस द कॉस्ट कंपेयर टू इंटायर पॉपुलेशन, हमारी जो इकोनॉमिकल बर्डन हमारे ऊपर कम पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक मुट्ठी चावल चेक कर लेंगे तो हमको पूरे बोरे का असेसमेंट आ जाएगा, तो हमारी क्या उसके अंदर हमारी बहुत सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंक्रीज स्पीड, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एक्सेट्रा टेक लेस टाइम देन द पॉपुलेशन। सपोज करो यदि आप रिसर्च कर रहे हो और रिसर्च में आपको डाटा कलेक्शन करना है, तो डाटा कलेक्शन में आपने सपोज करो कि एक बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स आपने लिए हैं, तो उसमें से जैसे बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट तो इंदौर में बहुत सारे हैं, है ना, हज़ारों में हो जाएंगे पूरे, लेकिन उसके अंदर आपको सपोज करो कि आप अपने गवर्नमेंट कॉलेज के बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट लिए हैं और उसमें से भी आपने 30 स्टूडेंट लिए हैं, तो इंक्रीज स्पीड हो जाएगी, क्योंकि मिनिमाइज हो जाएंगे तो कलेक्शन ऑफ डाटा में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा भी उसमें कंप्लीट हो जाएगा, और टेक लेस टाइम देन द पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंस्पेक्टर की कोई क्लास में आया है और अगर कुछ बच्चों का नॉलेज असेस कर रहा है, तो वो सारे एक एक बच्चे से क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, वो क्या करेगा, 2-4-6 बच्चे को क्वेश्चन पूछ लेगा, और अगर 2-4-6 बच्चों ने अच्छे आंसर दिए तो वो जजमेंट लगा लेगा कि सारी क्लास का नॉलेज बहुत अच्छा अपग्रेड है। तो ज़रूरी नहीं कि वो हर बच्चे का नॉलेज असेस करने जाएगा, तो क्या होगा कि कुछ बच्चों का नॉलेज असेस करके उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इकोनॉमिकल बर्डन कम पड़ेगा, इंक्रीज स्पीड स्पीड किन किन चीज़ों में बढ़ जाएगी, कलेक्शन ऑफ डाटा जल्दी हो जाएगा, एनालिसिस जल्दी हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा जल्दी हो जाएगा, और टेक लेस टाइम देन द पॉपुलेशन। अगर पूरी पॉपुलेशन को आप ले रहे हो तो आपको उसमें बहुत टाइम लगेगा ना। एक्यूरेसी, हमको एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग का एक्यूरेसी, ड्यू टू लिमिटेड एरिया ऑफ कवरेज, कॉम्पिटेंसीनेस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी इज पॉसिबल। क्योंकि एक्यूरेसी इसलिए मिलेगी क्योंकि आप लिमिटेड एरिया को कवर कर रहे हो, लिमिटेड के एरिया को कवर कर, जिससे सपोज करो आप किसी सर्वे करने गए हो कुछ स्लम एरिया में सर्वे करने गए हो, तो वहाँ पे 150 या 200 घर है, तो 150-200 घर तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने नहीं जाओगे, लेकिन उसमें से अगर 50 घर की भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आपने कर ली, इट मीन्स 50 लोगों की जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम पूरे 150 लोगों की होगी। तो क्या इसमें एक्यूरेसी मिलती है, एक्यूरेसी ड्यू टू लिमिटेड एरिया ऑफ कवरेज, और उसमें कंप्लीटनेस मिलेगी और एक्यूरेसी इज पॉसिबल। देन रिपोर्ट क्या है, बेटर रिपोर्ट इज एस्टैब्लिश विद द रिस्पोंडेंट विच हेल्प इन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। रिपोर्ट, जितने कम एरिया में आप रिसर्च करोगे, जितने कम लोगों में आप रिसर्च करने जाओगे, उतने लोगों से आपका रिपोर्ट, यहाँ रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, RAPPORT, रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे। रिपोर्ट मीन्स मेकिंग द रिलेशंस, गुड रिलेशनशिप विद द पब्लिक। तो आप जब भी आप रिसर्च या सर्वे करने जाते हैं, तो सपोज करो कि 150 लोग स्लम एरिया में 150 घर है, लेकिन आप 50 लोगों पे ही सर्वे करना 50 घरों पे सर्वे करना चाहोगे, तो 50 लोगों से आपके अच्छे रिपोर्ट बन पाएंगे। लेकिन अगर आप पूरे 150 में करने जाओगे तो पूरे 150 लोगों से आपको रिपोर्ट बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो रिपोर्ट बहुत बेटर बनती है। बेटर रिपोर्ट इज एस्टैब्लिश्ड विद द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मीन्स कौन, जहाँ जिनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, सब्जेक्ट, तो विच हेल्प इन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। नाउ लेट अस सी द डिसएडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के डिसएडवांटेज भी क्या है, बायसनेस, बायस्ड हो जाता है कभी कोई, चांसेस ऑफ बायस सिलेक्शन लीडिंग टू इनकरेक्ट कंक्लूशन। कभी कभी क्या होता है कि सैम्पलिंग हम कलेक्ट, जब एक डिसएडवांटेज जो है कि हम बायस करने लगते हैं। बायस मीन्स फेवर करने लगते हैं किसी एक चीज़ का, क्या किसी एक चीज़ पर हम हाईलाइट करने लगते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड बायस। सेकंड, सिलेक्शन ऑफ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल।
समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सिलेक्ट द राइट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। कभी कभी इससे ये भी होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव या जो सैंपल हमको सिलेक्ट करना रहता है वो कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है फाइंड आउट करने में। समटाइम इट इज डिफ़िकल्ट टू सिलेक्ट द राइट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। नीड फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, द रिसर्चर्स नीड नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन सैम्पलिंग टेक्निक। जो जब इसका एक ये होता है, एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है डाटा कलेक्शन करने में या रिसर्च करने में या सैम्पलिंग करने में। तो रिसर्चर को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? नॉलेज की, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन सैम्पलिंग टेक्निक। देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी उसको आना चाहिए। अगर स्टैटिस्टिक्स उसको नहीं आता होगा तो वो उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबल एरर, अगर किसी प्रकार की कोई एरर आ रही है तो दैट ही मस्ट बी एबल टू कैलकुलेट द error. Then next is impossibility of sampling. Sometimes population is too small or too heterogeneous to select a representative sample. कहीं कभी कभी क्या होता है कि जो सैम्पलिंग करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों? कि जो पॉपुलेशन है उस एरिया की पॉपुलेशन, सपोज आप ऐसे एरिया में पॉपुलेशन बीपीएल करने जा रहे हो, बिलो पॉवर्टी लाइन में आप सर्वे करने जा रहे हो, तो वहाँ पर पॉपुलेशन हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस मीन्स वहाँ पे बहुत हाई क्लास के लोग भी रहते हैं और लो क्लास के लोग भी रहते हैं, तो हमको वहाँ पे सैम्पलिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो समटाइम्स पॉपुलेशन इज़ टू स्मॉल और टू हेट्रोजीनस टू सिलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। नाउ हमको ये देखना है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैंपल। एक सैंपल का एक हम जब सैंपल लेने जाएंगे तो एक सपोज करो कि अगर आपने मुट्ठी भर चावल चेक करने के लिए निकाल लिए तो वो सैंपल कैसा होना चाहिए? और ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, ये सैंपल वहीं का होना चाहिए जिस पॉपुलेशन में आप रिसर्च करने जा रहे हो, वो सैंपल वहीं का होना, ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मतलब सपोज करो कि आप स्टडी करना कुछ और चाह रहे हो और आपने पॉपुलेशन कहीं और एरिया से कलेक्ट कर लिया, ये सैंपल आपने किसी और एरिया से ले लिया है और आप स्टडी किसी और एरिया में करने जा रहे हो। फ्री फ्रॉम एरर ड्यू टू बायस, वहाँ पर किसी भी प्रकार का बायस नहीं होना चाहिए, एक फेवरेशन नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को फेवर करे रिसर्चर। तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर और ड्यू टू बायस, एडिक्वेट इन साइज फॉर बीइंग रिलायबल। सपोज करो कि अगर आप 400 लोगों पर रिसर्च करने जा रहे हो और आपने सैंपल के बतौर केवल 10 या 15 लोग ले लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एडिक्वेट साइज होना चाहिए, सैम्पलिंग का एडिक्वेट साइज होगा, दैट मस्ट बी रिलायबल। यूनिट ऑफ सैंपल शुड बी इंडिपेंडेंट एंड रिलेवेंट, जो भी आपने सैंपल लिया है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, उसी एरिया का होना चाहिए। यूनिट्स ऑफ सैंपल शुड बी कंप्लीट, प्रिसाइज एंड अप टू डेट। जो सैंपल आप ले रहे हो वो कंप्लीट प्रिसाइज होना चाहिए। एक तो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 1000 या 2000 लोगों पे आप रिसर्च करोगे तो बहुत डिफ़िकल्टी आ जाएगी आपको, आप उसके डाटा एनालिसिस और चीज़ें बहुत दिक्कत जाएगी आपको डाटा कलेक्शन में भी। तो ये सैंपल शुड बी कंप्लीट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सैंपल लिया, बहुत पुराने समय के सैंपल ले लिए आपने, वो जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही नहीं हो रहा, तो अप टू डेट प्रेजेंट ना सिनारियो के हिसाब से आपको सैंपल लेना चाहिए। फ्री फ्रॉम रैंडम सैम्पलिंग एरर, किसी भी प्रकार की वहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग एरर नहीं होना चाहिए। अवॉइडिंग सब्सटीट्यूटिंग द ओरिजिनल सैंपल फॉर कन्वीनियंस, अवॉइडिंग सब्सटीट्यूटिंग द ओरिजिनल सैंपल फॉर द कन्वीनियंस, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो मुझे सपोज करो कि मुझे मूसाखेड़ी के किसी एरिया में मुझे रिसर्च करना है, तो मैं सोच लूँ कि नहीं चलो वो दूसरा एरिया भी बहुत अच्छा है, वो भी वैसा ही है, मैं वहाँ से सैंपल ले लेती हूँ। स्टडी भले मुझे यहाँ करना है लेकिन सैंपल मैं वहाँ से ले रही हूँ, तो ये सब सब्सटीट्यूट अवॉइड करना चाहिए। सैंपल हमेशा ओरिजिनल एरिया से ही लेना चाहिए जहाँ पर आप स्टडी करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि स्टडी आप कहीं और बंद कर रहे हो और आपने सैंपल किसी और एरिया से कलेक्ट कर लिए हो। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सैंपल या सैम्पलिंग टेक्निक और सैम्पलिंग एक ही है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग या क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक हम देखें तो सैम्पलिंग कितने टाइप के होते हैं। पहले तो हम देखें कि सैम्पलिंग 2 टाइप की होती है, सैम्पलिंग टेक्निक दो टाइप की होती, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग।
अब हम ये देखें तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स हम देख लें, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले हम ये समझ लें, इसका क्लासिफिकेशन समझ लें कि सैम्पलिंग को दो भागों में बांटा गया है, नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को चार भागों में डिवाइड, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कितने टाइप की होती है? चार टाइप की होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो नॉन प्रोबेबिलिटी की पहली टाइप है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, दूसरा जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को चार भागों में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। देन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पांच भागों में बांटा गया है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पांच भागों, कौन सा? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड अदर सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, तो इसको हम एक देखेंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड अदर सैम्पलिंग। वी विल डिस्कस वन बाय वन। अब टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जैसे अभी हमने देखा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है अ प्रोबेबिलिटी सैंपल is one in which each member of the population has equal chance of being selected. जैसे इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो मेंबर होता है हर किसी का चांस, इक्वल चांस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब प्रोबेबिलिटी इज अ सैंपल इन विच ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। मतलब जो ग्रुप का व्यक्ति है, हर ग्रुप के व्यक्ति का इक्वल चांस है सिलेक्ट होने के लिए, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सैंपल अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग चूजन। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग चूजन इज अननोन। जिस व्यक्ति को भी सिलेक्ट करते हैं तो एक इसमें पर्टिकुलर मेंबर को सिलेक्ट करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। और इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रैंडमनेस इज द एलिमेंट ऑफ कंट्रोल। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रैंडम होता है, रैंडम सिलेक्शन होता है, किसमें? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। और इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज रिलाइज ऑन पर्सनल जजमेंट। ये बेसिक चीज़ याद रखना कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दैट इज रैंडम सैम्पलिंग और दिस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज रिलाइज ऑन पर्सनल जजमेंट। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को जैसे बताया है कि अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाई एंड क्लस्टर, जैसे चार प्रकार का बताया था ना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सिंपल रैंडम, सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग चार टाइप की है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का हम देखें तो सिंपल रैंडम ऑल एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एंड ईच हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। किसमें? सिंपल रैंडम में। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम में ऑल एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एंड ईच हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। देन सिस्टमेटिक में क्या है कि ईच एवरी this last element chosen started at random and picking every next element in succession। कहने का मतलब है कि अगर 100 लोग खड़े हैं लाइन में तो हम दो लोगों को छोड़ करके, जैसे अगर वन को सिलेक्ट करा तो फिर 2 छोड़ देंगे, 3 को ले लेंगे, फिर 4 छोड़ देंगे, 5 को ले लेंगे, फिर 6 छोड़ देंगे, 7 को ले लेंगे। तो एवरी नेक्स्ट एलिमेंट चूजन स्टार्टेड एट रैंडम एंड पिकिंग एवरी नेक्स्ट एलिमेंट इन सक्सेशन। देन पॉपुलेशन स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी का एक टाइप है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब पॉपुलेशन स्ट्रेटम एंड सब्जेक्ट सिलेक्टेड रैंडमली। इसमें क्या होता है कि इसमें स्ट्रेटिफाइड मीन्स इसमें ग्रुप
सब ग्रुप बना देते हैं। जैसे जिस पॉपुलेशन की आपको स्टडी करना है उस पॉपुलेशन को आप क्या करोगे, ग्रुप में डिवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल यदि आप किसी यूनिवर्सिटी के बच्चों के आप स्टडी करना चाह रहे हो तो वो सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे क्या हो गए, पॉपुलेशन। अब आपने उस यूनिवर्सिटी के बच्चों में भी आपने डिसिप्लिन वाइज डिवाइड कर दिया, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया कि भाई बायो के हैं, ये बीएससी नर्सिंग वाले हैं, एमबीबीएस वाले हैं। तो आपने क्या करा, पॉपुलेशन क्या हो गई, सारे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, और उसमें आपने डिवाइड कर दिया नर्सिंग वाले और एमबीबीएस के बच्चे। तो क्या हो गया, एक ग्रुप बना दिया और सब्जेक्ट सिलेक्टेड रेंडमली। फिर उसमें से आप सब्जेक्ट मतलब जिन पे आपको स्टडी करना है, सैंपल क्या करोगे आप, रेंडमली सिलेक्ट कर लोगे। तो पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब पॉपुलेशन या स्ट्रेटम मीन्स ग्रुप एंड सब्जेक्ट सिलेक्टेड randomly, that is stratified sampling. Now fourth is a cluster sampling. Cluster sampling में क्या होता है कि population divided into cluster. इसमें पॉपुलेशन को क्या करते हैं कि गुच्छों में डिवाइड कर लेते, इसमें भी ग्रुप में डिवाइड कर लेते। पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू क्लस्टर, रैंडम सैंपल ऑफ द क्लस्टर इज सिलेक्टेड फ्रॉम एन सिंपल रैंडम डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, इसमें भी ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन फिर इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन क्लस्टर, गुच्छों में पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हैं और गुच्छों में डिवाइड करके फिर उसमें से हम उस गुच्छों में से कुछ पॉपुलेशन हम उठा लेते हैं स्टडी करने के लिए। तो क्लस्टर सैम्पलिंग, इसका मैं पीडीएफ भी आपको डिटेल में भेजूंगी, तो वो पीडीएफ से आप लोगों को और क्लियर में आ जाए, ये क्लियर हो जाएगा। सैम्पलिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपको मेन चीज़ें इसके अंदर से मैंने सिलेक्ट करके मैंने आपको पीडीएफ भी बना लिया है। तो आप ये पहले बेसिक चीज़ें समझ लो, फिर यू गो थ्रू द पीडीएफ और फिर उसको समझना आप, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग 4 भागों में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग, 4 टाइप से। देन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वही अपन ने बताया कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, हियर ऑल मेंबर हैव द सेम चांस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। रैंडम मेथड प्रोवाइड्स एन अनबायस्ड क्रॉस सिलेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जो अभी अपन ने समझा। जैसे एग्जाम्पल, वी विश टू ड्रा ए सैंपल ऑफ 50 स्टूडेंट फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ 400 स्टूडेंट। अब प्लेस ऑल 400 नेम्स इन ए कंटेनर एंड ड्रा आउट 50 नेम्स वन बाय वन। तो दिस इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का, दिस इज द एग्जाम्पल। आप इसको एग्जाम्पल से समझो तो आपको समझ में आ जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ईच मेंबर ऑफ द सैंपल कम्स आफ्टर एन इक्वल इंटरवल फ्रॉम इट्स प्रीवियस मेंबर। Systematic sample, each member of the sample comes after an equal interval from its previous member. For example, for a sample of 50 student, the sampling fraction is 50 by 400. One is selected, one student out of every 8 student in the population. The starting point for the selection is chosen at random. तो ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के बारे में बताया गया है। तो स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट करा है, देन ये आपने जैसे 2 छोड़ा है ना, 2 घर छूटे हैं, देखिए पहले यह स्टार्ट यहाँ से किया है, 2 घर छोड़ दिए, फिर आपने तीसरा घर लिया है, उसके बाद फिर आपने 2 घर छोड़ दिए, फिर आपने ये उसके, तो आपका जो ऑर्डर है इक्वल जा रहा है, 2 घर आप छोड़ रहे हैं और उसके बाद आप स्टडी करते हैं। तो ये स्टडी कहलाता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तीसरा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो हमने अभी देखा, तो स्ट्रेटिफाइड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल होमोजेनस ग्रुप। इसमें क्या है कि पॉपुलेशन is divided into a smaller homogeneous group or strata by some characteristics, and from each of these strata member are selected randomly. जैसे मैंने अभी आप लोगों को उसमें समझाया था। Finally, from each stratum using simple random, a systematic sample method is used to select the final sample. These are the stratified sampling. जैसे इसमें देखा गया है कि टोटल पॉपुलेशन है, ये टोटल पॉपुलेशन है, और टोटल पॉपुलेशन के बाद पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा। जैसे यहाँ पे मतलब टोटल पॉपुलेशन में देखो ऑरेंज भी दिख रहा है, रेड भी दिख रहा है, ग्रीन सर्कल भी दिख रहे हैं, है ना, ऑरेंज स्क्वायर भी दिख रहे हैं। अब अगर मुझे पॉपुलेशन छांटना है तो पहले तो मैं इनके ग्रुप बना लूँगी,
देखिए गोल ग्रीन ग्रीन सर्कल बना दिए, उसके बाद जो ग्रीन डॉट डॉट वो बना दिए, स्क्वायर बना दिए, ट्राइंगल बना दिए, ये सब मैंने इनको क्या करा, पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा, दैट इज की ग्रुप, ठीक है। अब उसमें से क्या करा मैंने, स्ट्रेटिफाइड सैंपल लिया। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपल कौन सा लिया मैंने, एक मैंने ये सर्कल वाला ले लिया, एक ग्रीन वाला ले लिया, एक ट्राइंगल ले लिया। तो इस तरह से स्ट्रेटिफाइड सैंपल, ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। यू गो थ्रू दिस, आपको समझ में आ जाएगा। देन क्लस्टर सैम्पलिंग, ये क्लस्टर सैम्पलिंग को हम एक नाम बोलते हैं एरिया सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग को एरिया सैम्पलिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं रिसर्चर, क्या करता है, और रिसर्चर इन्यूमरेटर सिलेक्ट सैम्पलिंग यूनिट एट रैंडम एंड देन डस कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल यूनिट्स इन द ग्रुप। क्लस्टर सैम्पलिंग जैसे फॉर एग्जांपल क्या करता है, स्टडी इन्वॉल्व प्राइमरी स्कूल, ठीक है। तो रैंडमली हमने 15 स्कूल ले लिए, देन स्टडी ऑल द चिल्ड्रन ऑफ 15 स्कूल, सभी बच्चों की आप स्टडी करिए। देन स्टडी ऑल द चिल्ड्रन ऑफ 15 स्कूल। इन क्लस्टर सैम्पलिंग द यूनिट ऑफ सैम्पलिंग कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल केसेस। मल्टीपल, जब हम किसी 15 स्कूल हमने एक साथ ले लिए तो क्या हो गया, ये क्लस्टर बन गए। दिस स्टडी ऑल द चिल्ड्रन ऑफ 15 schools. In cluster sampling, the unit of sampling consists of multiple cases. It is also known as the area sampling, as the selection of individual member is made on the basis of place, residence or employment. Cluster sampling को सपोज करो कि हमने भाई हमको स्टडी करना है, तो हमने हमने जैसे हमको वेरिकोस सिटीज़ पे हमको स्टडी करना है। वेरिकोस सिटीज़ ज़्यादा जैसे किस में होता है, ट्रैफिक पुलिस है, टीचर्स हैं, तो हमने टीचर्स भी ले लिए, ट्रैफिक पुलिस भी ले लिए, और हमने अलग अलग एरिया के ले लिए, कुछ इंदौर के ले लिए, कहीं कुछ और ले लिए। तो क्या, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एरिया सैम्पलिंग, एज द सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, रेसिडेंस और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो दिस इज द क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अब हम समझ लें कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी 4 टाइप की है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में 4 टाइप क्या होता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब इसको हम 1 बाय 1 समझें कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है। अगर हम कन्वीनियंस सैंपल की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन ईजी ऑफ द एसेसिबिलिटी। कन्वीनियंस, जैसे इसका नाम है कन्वीनियंस, कोई भी चीज़ हमको आसान पड़ेगी हम पहले वही काम करेंगे। हमको जैसे सपोज करो कि अगर आपको स्टडी करना है, अरे कोई रिसर्च करना है, तो आप अपने कॉलेज के बीएससी नर्सिंग बच्चे ले लोगे आप, कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने कॉलेज के बीएससी नर्सिंग के बच्चों पे यदि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लेना है या मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे अगर कोई लेना है, तो आप अपने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को ले लोगे, तो आपको ज़्यादा इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग बेस्ड ऑन ईज ऑफ द एक्सेसिबिलिटी, आपको इजीली एक्सेस होते हैं या नहीं होते, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इनको अपन डिटेल में और देखेंगे। दूसरा आता है जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग क्या होता है, डेलिबरेटली सिलेक्ट सैंपल टू कंफर्म टू सम क्राइटेरिया। तो जजमेंटल या पर्पसफुल सैम्पलिंग भी कहते हैं इसको। तो जो जजमेंटल सैम्पलिंग होती है वो डेलिबरेटली करते हैं, हम डेलिबरेटली सिलेक्ट करते हैं टू कंफर्म द टू सेम क्राइटेरिया। अगर दोनों को क्राइटेरिया अगर सेम है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे, तो डेलिबरेटली सिलेक्ट सैंपल टू कंफर्म द सेम क्राइटेरिया, एकदम सम नहीं है, एक्चुअली सेम क्राइटेरिया है ये, है ना। और थर्ड आता है कोटा सैम्पलिंग। थर्ड आता है कोटा सैम्पलिंग। जैसे इसका नाम है कोटा, है ना, तो रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज्ड टू सेग्रीगेट द सैंपल टू इम्प्रूव इट्स रिप्रेजेंटेटिवनेस। तो रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और सेग्रीगेट होता है एक टाइप का सेग्रीगेट करना। जैसे कोटा, इतने परसेंट कोटा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर बच्चों का, इतना कोटा अदर, इस तरह से। तो ये रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और यूज टू सेग्रीगेट द सैंपल को सेग्रीगेट करने के लिए। जैसे हमको प्री स्कूल लेना है, फिर एडोलेसेंट ग्रुप लेना है, मिडिल एज ग्रुप लेना है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे,
इसको एक सेग्रीगेट कर लेंगे तो ये कोटा सैम्पलिंग कहलाता है। देन स्नोबॉल सैम्पलिंग, जैसे इसका नाम है स्नोबॉल, रेफर्ड बाय करंट सैंपल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वो एक स्कीम सुनी होगी जिसके अंदर बताया जाता है कि आप एक स्कीम लो तो आप 5 लोगों को इन्फॉर्म करो, 5 लोगों को अपने लिंक में जोड़ो, फिर 5 लोग फिर 5 लोगों में से हर व्यक्ति 5-5 लोगों को जोड़ेगा। इस तरह से क्या होगा कि स्नोबॉल, जैसे स्नोबॉल हम आगे देखेंगे स्नोबॉल। तो इस तरह से जैसे मुझे किसी ने मुझे किसी ने अप्रोच किया तो मैं क्या करूँगी, 5 लोगों को अप्रोच करूँगी और वो 5 लोग, हर 5 लोग अपने अपने 5 बंदे बनाएंगे वो लोग, है ना। तो इस तरह ट्री बनती है। हाँ, जैसे बर्फ़, कैसी बर्फ़ का बॉल रहता है वो लुढ़कते बहुत छोटा रहता है, लेकिन अगर बर्फ़ पे लुढ़कता चला जाएगा तो लुढ़कते वो बहुत बड़ा बॉल बन जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड स्नोबॉल। हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग 4 टाइप की होती है: कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम समझ लें पहले। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहा जाता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहा जाता है। इन दिस मेथड द रिसर्चर select a typical group of individual who might represent the larger population and then collect data from this group, also known as the judgmental sampling. Purposive sampling को नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो पर्पसिव सैम्पलिंग है या जजमेंटल सैम्पलिंग है वो, अब जैसे इसमें एक आप एग्जांपल देख लो कि पॉपुलेशन, आप इसमें पॉपुलेशन का ग्रुप देखो, इसमें सब तरह के, पिंक है, ग्रीन है, ऑरेंज है ना, सब तरह की पॉपुलेशन है। लेकिन हमने पर्पसिव सैम्पलिंग किया है तो हमने पर्पसिव कौन कौन से लिए, ये जो ग्रीन डॉट दिख रहे हैं वो हम केवल इतने ही पे स्टडी करेंगे। दैट इज़ पर्पसिव सैम्पलिंग, क्योंकि हमारा जो टॉपिक इन्हीं लोगों से रिलेटेड है तो हमने पर्पसिव सैंपल सिलेक्ट कर लिया। हमने पूरी पॉपुलेशन में तो बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन हमने क्या लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर भी है, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर, एमएससी सब है, पोस्ट बेसिक सब है। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि भाई मेरे को बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर पे कोई करना है तो आप पर्पसिव सैम्पलिंग ले लेंगे कि बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट ले लिए। तो पर्पसिव सैम्पलिंग, इन दिस सैम्पलिंग मेथड द रिसर्चर सिलेक्ट ए टिपिकल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स who might represent the larger population and then collect data from this group, also known as the judgmental group. तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पहला है पर्पसिव सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग। देन कन्वीनियंस सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इट रेफर्स टू द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग यूनिट्स और मेंबर्स हु आर मोस्ट कन्वीनियंटली अवेलेबल। जैसे मैंने कहा ना कि कन्वीनियंस क्या, जो रिसर्चर के हिसाब से जो अवेलेबल रहेगा वो उसके लिए जो कन्वीनियंस रहेगा वही करेगा वो। तो इट कंसिस्ट ऑफ यूनिट विच आर ऑब्टेन्ड बिकॉज केसेस आर रेडीली अवेलेबल, उसके लिए अवेलेबल है इसलिए वो उन पर स्टडी कर रहा है। इन सिलेक्टिंग द incidental sample the researcher determine the required sample size and then simply collect data on that number of individual who are available easily। जैसे मैंने वही आप लोगों को बताया ना कि भी जैसे आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के बच्चे आपके लिए अवेलेबल है, कन्वीनियंस है, तो आप उन पे स्टडी करके आप उन पे स्टडी कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये एक एग्जांपल मैंने दिया है कि ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग। आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग में देखिए आप यहाँ देखो कि पूरी पॉपुलेशन, ये पूरी पॉपुलेशन है, ये दोनों साइड, इधर भी है इधर भी है, ठीक है। तो इसमें पर्पल भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, ठीक है। और अब क्या करेगा, अगर कन्वीनियंस सैम्पलिंग रिसर्चर को चाहिए, रिसर्चर को कन्वीनियंस सैम्पलिंग चाहिए तो उसने क्या ले लिया, ये रेड कलर का बीच में रिसर्चर है और ग्रीन अंदर सर्कल के अंदर देखे ये बनाए सर्कल में देखो उसने ग्रीन, 3 ग्रीन ले लिए, 1 ब्लू ले लिया, पर्पल को हटा दिया, नो पर्पल फिगर इन सैंपल। तो कन्वीनियंस जो उसके लिए इजीली अवेलेबल थे, कन्वीनियंस थे जो उसको मिल सकते थे, वो उसने अप्रोच कर लिया या वो डाटा वो सैंपल उसने ले लिए। सो दिस इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। नाउ थर्ड इज द कोटा सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कोटा सैम्पलिंग क्या है, द सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज मेड बाय द रिसर्चर। The selection of the sample is made by the researcher who decide the quotas
फॉर सिलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम स्पेसिफाइड सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। इसका क्या है, इसका हम एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल, एक इंटरव्यूअर है, माइट बी नीड डाटा फ्रॉम 40 एडल्ट एंड 20 एडोलेसेंट इन ऑर्डर टू स्टडी स्टूडेंट्स टेलीविजन व्यूइंग हैबिट। ठीक है, तो 40 एडल्ट से लेना है, इसको डाटा कलेक्शन करना है, और 20 एडोलेसेंट से करना है कोटा सैम्पलिंग। तो ये उसका लिए कोटा है, 40% कितना है, एडल्ट है, और 20% एडोलेसेंट। तो सिलेक्शन विल भी, आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, 20 एडल्ट मैन और 20 एडल्ट वुमेन ले लेंगे। देन अगर 20 हमको लेना है, एडोलेसेंट लेना है, तो 10 एडोलेसेंट गर्ल ले लेंगे और 10 एडोलेसेंट बॉय ले लेंगे। तो इस तरह से हम कोटा डिवाइड कर देंगे इसमें कि ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। आप इसको पढ़ना अच्छे से, तो यू विल अंडरस्टैंड। नाउ स्नोबॉल सैम्पलिंग, फोर्थ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का फोर्थ टाइप है स्नोबॉल सैम्पलिंग। इन स्नोबॉल सैम्पलिंग द रिसर्चर identifying and selecting available respondent who meet the criteria for the inclusion। इसमें क्या होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग में कि सपोज करो कि कोई मुझे कोई चीज़ बेचने के लिए आया है, तो मैं बोलूँगी अरे फला फला उस व्यक्ति को भी ख़रीदना है, तो मैं उसको भी बता दूंगी कि अरे ये बेचने के लिए आया है, आप इसको ख़रीद लो। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग द रिसर्चर identifying and selecting available respondent who meet the criteria for inclusion. After the data have been collected from the subject, the researcher asks for a referral of other individual who would also meet the criteria and represent the population of concern. चेन सैम्पलिंग, इसको चेन सैम्पलिंग भी कह सकते हो आप, चेन रेफरल भी कह सकते हो, और सैम्पलिंग रेफरल भी कह सकते हो। तो चेन सैम्पलिंग, चेन रेफरल सैम्पलिंग, जैसे हम बोर्ड देखें इधर, अब जैसे आप ये डायग्राम में देखो कि एक व्यक्ति ने कितनों को अप्रोच करा है, 3 को अप्रोच करा। ठीक है, अब उसका टारगेट था कि उसको 3 लोगों को अप्रोच करना था। अब प्रत्येक व्यक्ति को उसने टारगेट दे दिया है कि 3 वो भी करेगा, 3 ये भी करेगा, और 3 तीसरा नंबर भी करेगा, और जो आगे के जो 3 बने फिर 3 को करेगा। तो इस तरह से एक छोटी स्नोबॉल है, वो लुढ़कते बहुत बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से चेन, या इसको कहेंगे हम चेन सैम्पलिंग भी कह सकते हो। देन इसको देखो, इसमें देखें, ये बहुत सारे लोग एक बर्फ़ के गोले को लुढ़काते, एक छोटा था बहुत, लेकिन अब इसको लुढ़काते जाएंगे तो ये और बहुत बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी में द नॉन रैंडम। तो प्रोबेबिलिटी सैंपल यू कैन जनरलाइज द पॉपुलेशन डिफाइंड बाय द सैम्पलिंग फ्रेम, और नॉन प्रोबेबिलिटी में यू कैन नॉट जनरलाइज बियॉन्ड द सैंपल। अलाउ यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स टेस्ट हाइपोथेसिस, इसमें रैंडम में हाइपोथेसिस को अलाउ करते हैं और स्टैटिक्स करते हैं, और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जनरेट हाइपोथेसिस, इसको डिफरेंस को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। देन कैन एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर्स, और पॉपुलेशन पैरामीटर इसमें नहीं कर सकते, नॉट ऑफ इंटरेस्ट। एलिमिनेट्स बायस, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बायस एलिमिनेट हो जाता है, और इसके क्या होता है, एडिक्वेसी ऑफ द सैंपल कांट बी नोन। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल हम उतना पहचान नहीं सकते हैं, इसलिए उसमें बायस होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। देन मस्ट हैव रैंडम सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स, और इसमें चीपर, इजियर, क्विकर टू कैरी आउट। एक आया आप लोगों के समझने के लिए, और थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग क्या है, पॉपुलेशन क्या है, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, कितने टाइप के हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, इनका अलग अलग डेफिनेशन है। आप यू गो थ्रू दिस, आपको कोई डाउट हो तो फिर मुझे बताना, मैं इसी का ही सैम्पलिंग का PDF आपको इसी ग्रुप में डालूंगी, तो आपको इसमें और भी डाउट हो तो आप उसको और डेप्थ में स्टडी कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।